ओम नमः शिवाय। आज हम ज्योतिष की पाठशाला के 11वें अध्याय तक आ चुके हैं। इसके पहले हम लोगों ने राशियों के बारे में समझा, भावों के बारे में समझा, कुछ बातें ग्रहों के बारे में भी हमने बात की। आज की वीडियो में फिर से हम ग्रहों के बारे में, इनके वर्णात्मक विभाजन के बारे में बात करेंगे कि कौन से ग्रह को किस वर्ण में रखा गया, क्यों रखा गया। इसके बाद हम ग्रहों के तत्वों के बारे में बात करेंगे। जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, वो कौन सा ग्रह किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और हमेशा की तरह आग्रह कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ज्योतिष और वास्तु के विषय में आपकी रुचि है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। एकदम आसान शब्दों में ज्योतिष और वास्तु को समझने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय से प्राप्त हो और हमारे वीडियो की रीच बढ़ सके। और इसके बाद यदि आपको पसंद आता है वीडियो, तो लाइक भी अवश्य करें। और यदि हमारे समझाने में या आपके समझने में कहीं कोई कमी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारे दिए गए ईमेल नंबर पर लिखें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। आपके लगभग सभी प्रश्नों का उत्तर तो मैं देता ही हूँ। तो आइए चलते हैं आगे यात्रा पर। और यदि आपने अभी तक हमारे ज्योतिष की पाठशाला के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप इन्हें अवश्य देखिए, क्योंकि अभी हम जिन बातों का अध्ययन कर रहे हैं, ये ज्योतिष की नींव है। यानी यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, आगे सीखना चाहते हैं ज्योतिष, तो इन बातों से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए चलते हैं सिस्टम पर, अपने ओपन व्हाइट बोर्ड पर, और वहाँ पर हम ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन और इनके तत्व के बारे में समझेंगे। ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन को समझने से पहले एक बात एकदम स्पष्ट आप समझ लें कि ये इसमें वर्ण से मतलब जाति से एकदम नहीं है। वर्ण का मतलब ये कर्म के आधार पर जो विभाजन किए गए, यानी अगर किसी का ब्राह्मण वर्ण है तो वो व्यक्ति स्वभावतः विद्वान होगा। अगर कोई व्यक्ति वर्ण से क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का मतलब बल। जब बल की बात होगी तो क्षत्रिय की बात होगी। और जब भी वैश्य कर्म यानी बनिया के कर्म की बात होगी तो उसको हम, यानी खरीद फरोख्त का जहाँ व्यापार से संबंध होगा, तो हम उसे वैश्य बोलेंगे। और शूद्र से मतलब यहाँ जाति से एकदम न समझें। शूद्र का मतलब शूद्र कर्म जो भी करता है वो शूद्र है। एक ब्राह्मण जो है क्षत्रिय वर्ण भी हो सकता है, ब्राह्मण का ब्राह्मण वर्ण भी हो सकता है, वैश्य वर्ण भी हो सकता है और शूद्र वर्ण भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज होने की एकदम आवश्यकता नहीं है, यह एकदम अलग है। तो सबसे पहले हम वर्ण को समझ लें कि वर्ण 4 होते हैं। पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, और दूसरा क्षत्रिय वर्ण, और तीसरा वैश्य, और चौथा शूद्र। ये 4 वर्ण हुए। अब हम जब ग्रहों की बात करेंगे तो सबसे पहले हम 7 ग्रहों को ही लेंगे। हम यहाँ पर राहु केतु को नहीं लेते, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह मात्र हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सूर्य को। सूर्य को ग्रहों में राजा की उपाधि दी गई है। राजा का मतलब बल, और बल का मतलब कि जो राज्य करने में बिना बल के तो राज्य हो नहीं सकता। तो यहाँ पर स्वभावतः सूर्य जो है उनका वर्ण होगा क्षत्रिय। और उसके बाद दूसरा ग्रह है चंद्र। आगे जब हम पंचधा मैत्री चक्र या मैत्री ग्रह मैत्री की बात करेंगे तो और ये सब बातें स्पष्ट हो जाएंगे आपको। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं है, या तो मित्र है या तो सम। ऐसा किसके साथ हो सकता है? वैश्य के साथ, यानी जो व्यापारी होगा वो, इसलिए चंद्रमा का वर्ण वैश्य। अब हम बात करेंगे मंगल की। मंगल
आपने एक शब्द में जो ग्रहों के बारे में सुना था उसमें मंगल क्या है, बल का प्रतीक है। तो पुनः बल, अब यहाँ पर बल सूर्य का भी बल है और मंगल का भी बल है, लेकिन दोनों बल में एक अंतर है। एक बल है जिसे आदेश की प्रतीक्षा होगी, यानी मंगल को ग्रहों में सेनापति की उपाधि दी गई और सेनापति का कर्म क्या है, क्षत्रिय कर्म। लेकिन मंगल को एक आदेश की प्रतीक्षा है और सूर्य स्वयं राजा, वो आदेश नहीं लेता, वो सीधा कर्म करता है। अब उसके बाद फिर आ गए बुध जी। बुध का मतलब वैश्य। कहा गया है कि अगर आप व्यापार की जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले पत्रिका में बुध को देखें, क्योंकि बुध जो है शुद्ध वैश्य है। चंद्रमा जो है अगर वैश्य है तो यहाँ पर कुछ इमोशन इन्वॉल्व है, लेकिन बुध में इमोशन इन्वॉल्व नहीं। बुध सीधा सीधा वैश्य कर्म के लिए बुध को देखें आप। उसके बाद हम बात करेंगे अब गुरु की बात, यानी जुपिटर बृहस्पति। अब यहाँ पर जहाँ गुरु शब्द लग गया तो अब यहाँ पर इनका हो गया ब्राह्मण। और उसके बाद शुक्र को देख लें। शुक्र को भी शुक्राचार्य यानी आचार्य कहा गया, भले ही दैत्यों के आचार्य रहे हों शुक्राचार्य, लेकिन ये भी हैं ब्राह्मण। गुरु अगर ब्राह्मण है तो इसमें सौम्यता है, सात्विकता है। शुक्र यदि ब्राह्मण है तो यहाँ पर कहीं न कहीं कुटिलता इन्वॉल्व है यहाँ पर। इसलिए इस दृष्टिकोण से जब भी आप कुंडली की विवेचना करेंगे और ग्रहों के वर्ण के आधार पर, तो इस बात को आप अवश्य ध्यान रखेंगे। शनि शुद्ध। आप व्यापार कर रहे हों या आप गृहस्थ हों, यदि आपको नौकरों की आवश्यकता है और उसमें दिक्कत आ रही है आपको, तो आप सर्वप्रथम शनि की स्थिति को पत्रिका में देखें, क्योंकि शूद्र का रिप्रेजेंटेशन शनि करता है। यानी जो भी अगर कोई नौकर का कर्म कर रहा है तो वहाँ पर आप अवश्य इसको ध्यान से समझें। तो आपने ग्रहों के वर्णात्मक विभाजन को समझ लिया। यहाँ मैं पुनः स्पष्ट कर दूं कि वर्ण से हमारा मतलब जाति से एकदम नहीं। अब आइए बात करते हैं ग्रहों के तत्व की। तत्व कितने होते हैं? आपने बार बार सुना होगा, शास्त्रों से लेकर के कहीं भी होते हैं पंच तत्व। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि पंच तत्व हैं क्या। हम एक क्रम से आपको बताएंगे। अगर इस क्रम को आप याद रखेंगे तो आपको राशियों के भी तत्व का निर्धारण करने में अत्यंत आसानी हो जाएगी। यह है अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। देखिए, राशियों में तो आकाश तत्व नहीं होता, लेकिन ग्रहों में आकाश तत्व है। आप सबसे पहले इस क्रम को याद रखें, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। मैं आपको एक शिव सूर्योदय शास्त्र है, शिव जिस प्रकार से गीता कृष्ण के श्रीमुख से निकला, उस प्रकार से शिव सूर्योदय शास्त्र शिव के मुख से इसका उदय होता है। इसमें शिव स्वयं कहते हैं ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये पंच तत्वों से ही बना, यानी तत्व से बना। अब जो शिव सूर्योदय में लिखा गया क्रम ग्रहों का वो था कि सबसे पहले आया आकाश तत्व। अब अभी हम ग्रहों की बात करेंगे। थोड़ा सा एक मैंने तत्व का जब ज्ञान हो रहा था तो इसमें मैंने एडिशन कर दिया है। सबसे पहले आता है आकाश तत्व, इसके बाद फिर आया वायु तत्व, फिर वायु से अग्नि,
और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस प्रकार से इन पंच तत्वों का निर्माण हुआ। अब यदि आप लॉजिकली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे पहले आकाश, उसके बाद वायु का अभ्युदय होता है और अग्नि। अब ये कभी हम आगे वीडियोस में एक अलग से सेपरेट इस विषय पर बात कर लेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा, लेकिन इस बात को भी आप अवश्य ध्यान में रखिएगा। शिव सूर्योदय का जो स्टेटमेंट है, यानी सबसे पहले आकाश, फिर वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेकिन जब आप अपने ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान रखें, इस क्रम को ध्यान रखें, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये जो क्रम है इसको भी आप याद रखें। अब हम ग्रहों की बात कर लें तो सबसे पहले सूर्य। अब तो ये बिना बताए भी आप समझ सकते हैं कि सूर्य है अग्नि तत्व। उसके बाद चंद्र, अगर इनके तत्व की बात की जाएगी तो ये जल तत्व। इस धरा के यानी चराचर जगत में कहीं भी यदि जल की बात होगी तो हम चंद्र को पत्रिका में देखेंगे, और यदि अग्नि की बात होगी तो हम सूर्य को देखेंगे। किसी भी प्रकार की अग्नि हो उसके लिए हम सूर्य को देखेंगे। अब इसके बाद मंगल, मंगल भी अग्नि तत्व है। स्पेशली जब आप मशीनरी पार्ट्स या इस टाइप की बात करेंगे तो वहाँ पर जो अग्नि है उसमें मंगल को देखेंगे, लेकिन सार्वभौमिकता के आधार पर हम सूर्य को अग्नि के लिए देखेंगे। उसके बाद बुध, व्यापारी हैं और इनमें स्थिरता है। स्थिरता किस तत्व में आई है? वो है का पृथ्वी तत्व। उसके बाद गुरु। जब हम कभी शिव सूर्योदय के आधार पर विवेचना करेंगे कभी इन तत्वों की, तब आप ध्यान से समझिएगा। गुरु है आकाश तत्व, इसके बाद शुक्र जल तत्व और शनि वायु तत्व। किसी भी प्रकार के वायु की बात होगी तो हम शनि को देखेंगे। जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो भी वहाँ पर हम वायु जनित जितने भी रोग होंगे उसके लिए हम शनि को सबसे पहले देखेंगे कि शनि की स्थिति पत्रिका में क्या बन रही है। तो ये है तत्वों के आधार पर ग्रहों के विभाजन। तो हमने आज संक्षेप में वर्णात्मक विभाजन समझा ग्रहों का, और उसके बाद ग्रहों के तत्वों को भी हमने समझा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। हम बात करेंगे स्पेशली ग्रहों की मैत्री को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हैं, और पंचधा मैत्री। तो अगला वीडियो हम इस पर बनाएंगे, ग्रहों की मैत्री चक्र और पंचधा मैत्री क्या होती है, इस विषय में बात करेंगे हम लोग। तो अंत में धन्यवाद। और आप यदि ज्योतिष की पाठशाला के बाकी वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करता हूं और आई बटन में, कृपया इसे अवश्य देखें। धन्यवाद।